आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति सभी 12 भावों में हो तो किस तरीके के परिणाम देते हैं। प्रत्येक भाव को डिटेल में समझेंगे, हर एक भाव के रिजल्ट्स को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके की डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए, किस तरीके की रेमेडीज को करना चाहिए ऐसे बृहस्पति को स्पेसिफाई करने के लिए, ऐसे बृहस्पति के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, कंप्लीटली उसको उभारने के लिए। हो सकता है आपके कुंडली के गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, लेकिन हमें जब इस ऐसे प्लैनेट को उभारना है, हमें जब इसको निखारना है, तो हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए। हमेशा जेमस्टोन्स की रेमेडीज या हमेशा मंत्र जाप की रेमेडीज नहीं अपनानी चाहिए, उसको बहुत सोच समझ कर अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके कुंडली में बृहस्पति अगर किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग रिजल्ट नहीं दे रहा और आपने उसका मंत्र जाप शुरू कर दिया या फिर आपने उसका जेमस्टोन पहन लिया, आजकल के जो इंटरनेट पे वीडियोस पड़े हुए हैं, जो डेटा पड़ा हुआ है उसको देखकर, तो आपने एक ऐसे प्लैनेट को एक्टिवेट कर दिया जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम है, जो आपको पॉजिटिविटी देने में सक्षम था ही नहीं। तो बहुत सोच समझकर किसी भी प्लैनेट की रेमेडी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी जेनरिक रेमेडीज की हम बात करेंगे जो कभी भी नेगेटिविटी नहीं उभारेगा आपके बृहस्पति की, आपके गुरुदेव की। देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी क्या है? ये विजडम के कारक हैं, ये एजुकेशन के कारक, हायर एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल एजुकेशन नहीं है कि एक डिग्री ली उससे हमें जॉब मिल गई। ये उसके बियॉन्ड जो एजुकेशन है, यानी जो एजुकेशन आपको डीप स्टडी तक ले जाए किसी भी टॉपिक के अंदर, ये वो वाली एजुकेशन है। तो किन भावों में ये आपको ऐसी एजुकेशन देते हैं जिसकी वजह से आप रिकग्नाइज होने लगे, जो आपको फेम दे? क्या आपके मैरिज और रिलेशनशिप्स को ये किस तरीके से प्रभावित करेंगे? क्योंकि बृहस्पति को कहा जाता है कि नेचुरली ये मैरिज के कारक हैं, ये मैरिज की प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, हमारे विवाह के जो सुख है उसका कारक हैं। और स्पेशली ये फीमेल्स की कुंडली में, लेडीज की कुंडली में बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैरिज के प्रोस्पेक्ट के अंदर, कि उनके बृहस्पति की सिचुएशन क्या है। अगर किसी कुंडली में बृहस्पति की सही सिचुएशन है, वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है, और इसमें प्लस पॉइंट ये आ जाए कि ऐसे बृहस्पति की दशा भोगने वाला ऐसा पर्सन या भोग रहा है, तो ऐसे पर्सन की मैरिड लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम ये भी समझेंगे कि किन भावों में जब देवगुरु बृहस्पति हमें अच्छी मैरिड लाइफ देते हैं। और इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि अगर हम एक प्लैनेट को देखकर ये बोल दें कि मैरिज अच्छी नहीं चलेगी या मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ संसार खत्म है, वहीं पर आपकी लाइफ खत्म है। नहीं, हम एक प्लैनेट के बेस पे जेनरिक बात कर रहे हैं, जेनरिक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जब आप सारी प्लैनेट्स को एवेल्युएट करेंगे तभी एक समेशन निकलता है कि हमें किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। तो हम जेनरिक रिजल्ट ऑफ वन सिंगल प्लैनेट की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और हमारे प्रोफेशन में किस तरीके के रिजल्ट देते हैं। जब आपके पास ज्ञान है, विजडम के कारक हैं, आपके प्रोफेशन में आप कितना ज्ञान अप्लाई करेंगे, किस तरीके के आपको रिजल्ट्स आपके प्रोफेशन में मिलेंगे, क्या रेपुटेशन रहेगी, फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों को देवगुरु बृहस्पति बताते हैं अपनी पोजीशन से। अब जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो क्यों देवगुरु बृहस्पति मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसे गुरु प्लैनेट भी कह सकता हूँ। देवताओं के गुरु, देवताओं को एडवाइस देने वाले प्लैनेट है ये। तो जब कुंडली के पहले भाव में आ जाए, यानी ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी के भाव में आ गए, ऐसे पर्सन के लग्न में आ गए, यानी कि आपके त्रिकोण और केंद्र स्थान जो कि लग्न स्थान दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों स्थानों पे देवगुरु बृहस्पति आ गए, यानी आपके अंदर इतना ज्ञान होगा कि आप दुनिया को एडवाइस देने तक का ज्ञान अर्जन करने की क्षमता रखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्षमता रखते हैं क्योंकि किसी नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु के साथ युति आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए या मंगल के साथ युति आ जाए, तो कुछ रिजल्ट्स में कमी आ सकती है। इसलिए हमारे पास पोटेंशियल है। अगर अकेले बैठे हैं, कोई दृष्टि नहीं है, कोई अशुभ दृष्टि नहीं है, कोई और दृष्टि नहीं है, तो ये फुल पोटेंशियल से प्लैनेट अपना काम करेंगे और अपनी दशा अंतर्दशा में आपको ये फेम और आपको ये नॉलेज देकर ही जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनका पहले भाव में बृहस्पति होते हैं, वो किस तरह के उनको परिणाम देंगे। 5th हाउस पर दृष्टि है, 7th हाउस पर दृष्टि है और तीसरी दृष्टि है इनके 9th हाउस पर। अब ये तीनों भाव को इवेल्युएट करिए। 5th हाउस हमारे एजुकेशन का कारक है, हमारे ब्रेन का, हमारी बुद्धि का कारक है। 7th हाउस हमारे रिलेशनशिप्स का कारक है, हमारे बिजनेस में राइज का कारक है, हमारे प्रमोशंस का कारक है। और ये भाव हमारे जो हमारे स्पाउस है उसका कारक है। और 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का कारक है, हमारे पिता का कारक है। तो अब अगर इन तीनों चीज़ों को सम किया जाए, इन सब चीज़ों को समराइज किया जाए, तो
हमें किस तरह के परिणाम मिलेंगे? पहला तो यह बृहस्पति आपको एजुकेशन की तरफ धक्का देकर ही मानेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। आप चीज़ों को इतना डीप में स्टडी करेंगे कि आपके नॉलेज का लोहा लोग मानेंगे। आप बड़े होंगे जब आप तीसरी अवस्था में आ जाएंगे अपनी लाइफ की, 45 या 50 ईयर्स तक हो सकता है लोगों को पता ही ना हो कि आपके पोटेंशियल क्या, फेमस ना हो, आपको कोई डायरेक्ट फेम ना मिले, इनडायरेक्टली आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन पब्लिकली आप नोन फिगर ना हो। लेकिन 45 की एज जैसे आप क्रॉस करेंगे उसके बाद लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान अर्जित हो चुका होगा कि उसका रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनालिटी में आएगा और ऑटोमेटिकली आपको यह ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो आप लोगों के लाइफ चेंजिंग ज्ञान आप उनको देना स्टार्ट करेंगे। तो एजुकेशन की लाइन में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, टीचिंग की लाइन में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं जिनका लगन में बृहस्पति है, नेचुरल विजडम है इनके पास, नेचुरल ब्लेसिंग है ऐसे बृहस्पति की, जो लगन में बैठकर आपके बुद्धि के भाव को और आपके ज्ञान के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, नेचुरल टेंडेंसी होती है उनकी अच्छा बिजनेस करने की, क्योंकि 7th हाउस पर दृष्टि है। 7th हाउस बिजनेस के राइज का कारक है। ऐसे लोगों का प्रमोशन भी कोई जल्दी नहीं रोक सकता। जिन लोगों के लगन में बृहस्पति है वो, उनका हेल्थ जरूर थोड़ा टाइम टू टाइम प्लस माइनस हो सकता है, या तो शरीर फूल जाएगा या कोई हेल्थ एलिमेंट होगा, इस तरह की चीजें उनके साथ हो सकती हैं आती जाती, लेकिन उनका जो बिजनेस स्किल्स हैं वो टॉप पर रहते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस करने की नेचुरल समझ होती है। तो अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? चाहे आपको अनुकूल रिजल्ट मिल रहे हो चाहे प्रतिकूल रिजल्ट मिल रहे हो, आपको अपने इस बृहस्पति के पोटेंशियल को उभारना कैसे है? येलो चीजों का दान करना चाहिए, पीली चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चने की दाल हो गई, पीले वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। जो चीज येलो है उसका दान करिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को आप जितना शेयर करेंगे वो बढ़ेगा। तो जिन चीज़ों का आप दान करेंगे तो बृहस्पति आपकी नॉलेज को और आपके पोटेंशियल को एनहांस करेंगे। अब ये तो हो गया जेनरिक चीज़, बट अगर आप अपनी यंग एज में हैं, आप 20s में, आप अपने 30s में हैं, तो आप किस तरह के उपाय करेंगे? हो सकता है आपके पास दान करने का ऑप्शन ना हो या उस ओर आपका रुझान ना हो। आपको हमेशा अपने मेंटर्स या जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके लाइफ में आपको ज्ञान देने में सक्षम है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, आप उनकी बैकबाइटिंग करते हैं, तो कभी भी ऐसे बृहस्पति आपको ज्ञान नहीं देंगे। आपको अपने लाइफ में जितने गुरु हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपके ये गुरु निष्क्रिय हो जाएंगे, आपकी सारी पोटेंशियल पावर्स जो हैं बृहस्पति की वो सुप्त हो जाएंगी और आपको ये निराकार निरर्थक हो जाएंगे ऐसे बृहस्पति जो आपको ब्लेसिंग से मिले हुए हैं। आप ओल्ड एज में हैं, आप लोगों को ज्ञान दीजिए, ज्ञान शेयर करिए उनके साथ, जो भी आपके पास ज्ञान है उनके साथ शेयर करिए। आप अनप्रिविलेज लोगों को पढ़ाइए, जिनके पास साधन नहीं है सीखने के, उनको पढ़ाइए। तो आपका जो आपके एज के साथ जो आपने ज्ञान अर्जन किया, जब आप उसको शेयर करेंगे तो आपके ऐसे बृहस्पति और ज़्यादा उभरेंगे और निखरेंगे। और स्पेशली ऐसा ज्ञान दीजिए जो स्पिरिचुअल ज्ञान है। अब स्पिरिचुअल ज्ञान में एक तो होता है डायरेक्ट रिलीजियस ज्ञान, एक होता है इनडायरेक्ट ज्ञान। स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ सही है, लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ क्या है, आप ये यंग पीपल को ये सिखाइए जब आप अपने तीसरी अवस्था क्रॉस कर जाए तब। तो आपके ऐसे बृहस्पति आपको नेचुरली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लगन में बैठे हुए बृहस्पति का आप स्टोन भी पहन सकते हैं, येलो सफायर भी पहन सकते हैं, लेकिन इसको ढंग से एवेल्युएट करिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से इसको एवेल्युएट करवाइए, तभी इसको धारण करिए, वरना इसको धारण मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या दृष्टि इसके ऊपर है, किस भाव के ओनर है। ये सारी चीज़ें हमें एवेल्युएट करके ही पहनना चाहिए, लेकिन नेचुरली आप पहन सकते हैं। कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए, हम उसकी भी बात करेंगे आज के वीडियो में। बट अगर लगन में है तो नेचुरल जनरली आप इसे पहन सकते हैं। थोड़ा और फाइन ट्यून करके एवेल्युएट करके उसको देखिए कि आपको येलो सफायर की यानी कि पुखराज की ज़रूरत है या किसी और स्टोन की ज़रूरत है जो इससे बेटर आपके लिए रिजल्ट देने में सक्षम है। अब बात करते हैं जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 2nd हाउस में आ जाए। 2nd हाउस सबसे ट्रिकी हाउस है इस प्लैनेट के लिए। मैंने कितने वीडियोस में देखा है या कितने लोगों की कुंडली में भी देखा है कि ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स देता है। या वाइड वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स का मतलब है कि कुछ लोग तो बोलेंगे आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आप जब पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर बैठे बृहस्पति सबसे ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं आपकी वाणी से रिलेटेड। वाणी का भाव है
और जब आप नॉलेज को किसी को दे रहे हैं तो ये दो चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो इसको प्रेडिक्ट करना सबसे टफ हो जाता है। बट इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सेकंड हाउस के बृहस्पति का हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पहली चीज़ तो ये हमारी वाणी में एक धैर्य लाएगा, हमारी वाणी में ये एक पीस ऑफ डिलीवरी ऑफ स्पीच, यानी कि आप जब बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, धैर्यपूर्वक बोलेंगे, आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये एक नेचुरल ट्रेट देगा। अब आप कैसा बोलेंगे, अब आप कर्कश बोलेंगे, लोगों को चुभने वाली बात बोलेंगे, या आप उसको सूदिंग बात बोलेंगे। एक तो ये डिपेंड करेगा किस राशि में बृहस्पति है। यदि मंगल की राशि में आ जाए तो थोड़ा अग्रेशन आ जाएगा, स्वयं की राशि में आ जाए, 9 नंबर की राशि में आ जाए तो 5th हाउस के लॉर्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि 12 नंबर 5th हाउस में आ जाएगा राशि, जो कि गुरु ही ओन करते हैं, और सेकंड लॉर्ड हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगेन हो जाएगा। आपकी वाणी से लोग आपको जानेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और ऐसे बृहस्पति को उभारने के लिए, वाणी से रिलेटेड उभारने के लिए भी वेल्थ की भी बात करेंगे, और हम और चीज़ों की भी बात करेंगे, कहाँ पर इसकी दृष्टि है वो भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि वाणी का भाव है, आपके वाणी और वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने खान पान को, क्योंकि सेकंड हाउस से हम ये भी देखते हैं हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको अपनी जीवा को, अपने वाणी को और अपने कंठ को बहुत प्योर रखना चाहिए। जो लोग नॉनवेज फूड खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं, ऐसे बृहस्पति उनसे नाराज हो सकते हैं। सारे जो आपने जीवन में कमाया, जो बनाया है, वो रिजल्ट्स आपके लाइफ से छीनने में सक्षम हो जाते हैं। तो हमें अपने खाने पीने की सात्विकता का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। जितना सात्विक बोलेंगे, जितना साफ बोलेंगे, अगर आप स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, आप बहुत ज़्यादा कैजुअल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आपके ऐसे बृहस्पति लूज हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स। और इनकी दृष्टि सेकेंड हाउस से जो पड़ती है वो 6th हाउस पे पड़ती है, 8th हाउस पे पड़ती है और 10th हाउस पे पड़ती है। तो जितना आप अपने आप को सात्विक रखेंगे, तो 10th हाउस से दृष्टि से शुरू करते हैं, आपके कर्म को ये उभारते हैं, आपके कर्म को ये बहुत अच्छा रखते हैं, आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प करते हैं अगर आप अपने आप को सात्विक रखते हैं तो। अष्टम भाव पर दृष्टि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भाव है, आपके रिसर्च का भाव है, डीप थिंकिंग का भाव है, जो आपका डिवाइन कनेक्ट है उसका भाव है। तो अगेन सात्विकता आपको अपनानी ही चाहिए ऐसे बृहस्पति को उभारने के लिए। और 6th हाउस पर दृष्टि है, 6th हाउस पर जो दृष्टि है, तो हो सकता है ऐसे पर्सन के एनिमीज ही ना हो, या एनिमीज हो तो बहुत कम हो, या उनका कुछ भी ना कर पाए। क्योंकि 6th हाउस में जनरली क्या होता है कि जब क्रूर ग्रह आते हैं तो वो आपके एनिमीज को ओवरकम करते हैं, सौम्य ग्रह आपके एनिमीज आपको ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन अगर दृष्टि है किसी शुभ ग्रह की, तो हो सकता है आपके एनिमीज ही ना हो, वो लाइफ में एरिया ही आपका बड़ा सुगम रहे, बहुत स्मूथ रहे। तो आप हो सकता है लाइफ में कभी लोन ही ना लें, हो सकता है आप लाइफ में कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करें, आपकी लाइफ में आप ऐसा बिजनेस चला रहे हो जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत नहीं, कॉम्पिटिटर बहुत कम हो आपके एरिया के। अब अगर आप यंग एज में हैं तो आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए? ऐसे 20s और 30s की स्पेशली जब उम्र होती है तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एडमेंट होते हैं चीज़ों को लेकर। तो हमें बहुत सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को उभारिए, बात करने का तरीका सीखिए। भले ही आपसे छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, उन सबसे बात करने का तरीका आपका बहुत सौम्य और सुगम होना चाहिए। बेवजह की गॉसिप अवॉइड करनी चाहिए। आपके जो टीचर्स हैं उनके अगेंस्ट गॉसिप, अब ये फर्स्ट हाउस में भी हमें ये उपाय करना चाहिए और सेकंड में भी करना चाहिए कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, उनके अगेंस्ट गॉसिप मत करिए। और अगर आप ओल्ड एज में हैं, आप के तीसरे वर्ष लाइफ की स्टार्ट हो गया, 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि सेकंड भाव हमारे कुटुंब का भी भाव होता है। और कुटुंब के भाव में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने फैमिली के कल्चरल वैल्यूज़ को, जो भी ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनको। अब इसमें वो ट्रेडिशंस मत लीजिए कि अगर आपके यहाँ एक ट्रेडिशन है कि हर वीक लोग साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, वो ट्रेडिशन नहीं हुआ। कल्चरल वैल्यूज़ की बात हो रही है जो कि आपके दादा परदादाओं के ज़माने से चला रहा है, जो कि पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को और आपको लेकर जाए, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करे। ऐसी चीज़ों को आपको उभारना चाहिए। अब बात करते हैं, जब जुपिटर हमारी कुंडली के 3rd हाउस में आ जाए, देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के तृतीय भाव में आ जाए, तो हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। कुंडली का तीसरा भाव हमारे कम्युनिकेशन का भाव है, हमारे सिबलिंग्स का भाव है, हमारे पराक्रम का भाव है, हमारी स्किल्स का भाव है, हम कौन सी स्किल को कितना जल्दी सीखते हैं उसका भाव है। और ये
दूसरे भाव से द्वितीय भाव भी है, यानी कि सेकंड का सेकंड है, यानी कि सेकंड हाउस का भावत भावम है। तो कभी आपने सोचा है कि तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का भाव क्यों है? क्योंकि सेकंड भाव हमारे स्पीकिंग स्किल्स का भाव है, और हमारे सेकंड से सेकंड यानी उस भाव का भावत भावम हुआ तीर्थ भाव, थर्ड हाउस उस चीज की वैल्यू को बताता है, हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। अब वो स्पीकिंग स्किल्स भी हो सकती हैं या हमारे अदर स्किल्स हो सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों से नेटवर्क करते हैं, हमारा सोशल ऑरा क्या है, उस चीज का भाव है। तो जब थर्ड हाउस में जुपिटर होता है तो हमारे ऑरा तो हमारा अच्छा है, हमारे सोशल नेटवर्किंग अच्छा है, लेकिन पराक्रम में कमी लाता है। जहाँ कहीं भी जुपिटर होते हैं उस भाव से ब्लड्स में कमी लाते हैं, पराक्रम में कमी लाएंगे। हमें बहुत सोच समझ कर किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाना चाहिए। थर्ड हाउस से दृष्टि इसकी सेवेंथ हाउस पर भी है, नाइन्थ हाउस पर भी है और 11th हाउस पर भी है। तो या तो आप सबसे छोटे सिबलिंग होंगे अपने घर में या सबसे बड़े सिबलिंग होंगे, और अगर दो भाई बहन हैं आप तो आप बड़े हो सकते हैं अपने घर में। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आपको आपके ब्रदर्स का, आपके सिस्टर्स का, सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, लेकिन आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, स्पेशली मैरिज और रिलेटेड चीज़ों में। क्योंकि थर्ड हाउस है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है जुपिटर, क्योंकि थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, सौम्य ग्रह हैं, विजडम के प्लानिट हैं। पराक्रम में कमी ऐसी लाएंगे कि हो सकता है आप चीज़ों को बार बार छोड़ने की कोशिश करें, कहीं पर आप पराक्रम दिखाने की कोशिश ही ना करें। तो आप अपने मैरिज में भी किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड हाउस के जुपिटर के लिए। आपका कम्युनिकेशन आपका स्टेपिंग स्टोन बनता है आपकी मैरिज की या आपके रिलेशनशिप्स की लॉन्जिविटी के लिए, कितना लंबा चलेगा आपका कोई भी रिलेशनशिप। और नाइन्थ हाउस पे जो दृष्टि है, आपके फादर के जो ट्रेडिशंस हैं उनको ऑनर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी और रेमेडीज की भी हम बात करेंगे, लेकिन आपके फादर से रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अपने फादर से जितना आर्ग्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ये खराब रिजल्ट देगा। तो कम्युनिकेशन इज द की फॉर दिस जुपिटर इन द थर्ड हाउस। 11th हाउस में दृष्टि है इसकी, आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है, आपके लाभ के ऊपर दृष्टि है ऐसे जुपिटर की। तो आप जो कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों को किस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रोफेशन, आपके मैरिज और आपके स्पिरिचुअल जर्नी के सक्सेस के लिए। इसके जेनरिक उपाय क्या हैं? अब थर्ड हाउस के जुपिटर हैं, अगर आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहे तो आपको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र जपना चाहिए। आपके आपके कोई गुरु आपने नहीं अभी तक अपनाया है लाइफ में, तो आप जेनरिक मंत्र, कृष्ण जी का मंत्र जप करिए, कोई भी जेनरिक मंत्र जपिए, उसको वॉइस आपके कंठ से उसको बोलिए। जुपिटर का नैसर्गिक मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, उसको रिसाइट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे चांट कर रहे हैं उसको, कितना आप कितना वोकली आप उसको कितना ज़्यादा डीपली उसको चांट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अब यंग एज में अभी भी आपके अंदर स्किल्स गेन करने की एनर्जी बाकी है, तो आपको अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। भले आपको इसका कोर्स करना पड़े या आपको इसको फॉर्मली किसी से सीखना पड़े या इनफॉर्मली आपको सीखना पड़े, उसके ऊपर आप जितना काम करते रहेंगे, आपके बाकी सारे स्फीयर ऑफ लाइफ को आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन संभाल कर रखेगा, बचा कर रखेगा। अगर आप ओल्ड हैं, आपने काफ़ी मेच्योरली पूरी दुनिया देख चुके हैं, काफ़ी कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपको अगेन यंग लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, यंग लोगों को मेंटर करने की ज़रूरत है उनके करियर में, उनके करियर पाथ को डिफाइन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ज्ञान दें या ना दें, लेकिन उनके जब आप करियर और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड आप उनको एडवाइस देंगे, काउंसिल करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको अपना करियर भी बना सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच आप इन चीज़ों को भी अपना सकते हैं। करियर किस तरीके के आपको सक्सेस देंगे? जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड करियर, ट्रैवलिंग जॉब्स जो होती हैं, ट्रैवल से रिलेटेड जो करियर होते हैं, सेल से रिलेटेड जो करियर होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काउंसिल भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं। 9th हाउस पर दृष्टि है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व होगा, शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रैवल्स सबसे ज़्यादा कारगर रहते हैं ऐसे थर्ड हाउस के जुपिटर के लिए। और मीडिया या जर्नलिज्म की जॉब्स भी आपके लिए काम करेंगी। लेकिन सिर्फ इस जुपिटर के बेसिस पे अपना करियर डिसाइड मत करिए,
आपको 10th हाउस भी देखना चाहिए, 10th लॉर्ड भी देखना चाहिए। ये एक इंसाइट देता है कि आपको किस तरह के जॉब्स में सक्सेस मिल सकती है, इस पर्टिकुलर प्लैनेट का क्या प्रॉमिस है। अब 4th हाउस के जुपिटर आपको किस तरह के रिजल्ट देंगे। 4th हाउस में जब जुपिटर होंगे तो ये आपको मैटरनल सपोर्ट देंगे, आपकी मदर की फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप अपने घर में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप अपने कुटुंब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन होता है जो बाइंड करके रखता है, लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका रुझान होगा। और यहाँ पर बैठे जुपिटर आपकी मदर की हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, लेकिन आपके स्वयं के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सीधी 7वीं दृष्टि आपके करियर पर पड़ती है। और आप खुद गूगल करके देखिए कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके 4th हाउस में जुपिटर है और उनको कितना फेम और कितनी सक्सेस मिली है। ये आप एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क ले जाइए और आप खुद एस्टोनिश रहेंगे कि कितना पोटेंशियल है ऐसे जुपिटर के पास आपको देने के लिए, आपके लाइफ में सक्सेस देने के लिए। नेचुरल सक्सेस अगर कोई प्लैनेट 4th हाउस में दे सकता है तो वो है जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। आपके पास जो ज्ञान है उसको आप अपने प्रोफेशन में लगाते हैं, आपकी अर्ली एजुकेशन भी अच्छी देते हैं ये आपको। आपकी जब फाउंडेशन अच्छी होती है तो आपका, आपकी जो लाइफ में बाकी पूरा लाइफ है उसको डिफाइन कर देते हैं ऐसे जुपिटर आपके बचपन से ही। तो ये यहाँ पर जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना गया है, बहुत पॉजिटिविटी भरा माना गया है। एजुकेशन की लाइन में जो करियर है, रियल एस्टेट की लाइन में जो करियर है, घर से जो बैठे बैठे काम करने वाले करियर हैं, या जहाँ पर भी आपके आपके एक नर्चरिंग स्किल्स यूज होते हो, आपके लोगों को हॉस्पिटैलिटी वाले स्किल्स यूज होते हो, वो सारे जॉब्स, होटल इंडस्ट्री हो गई, फाइनेंस इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पर भी आप लोगों को नर्स कर रहे हो, फूड इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पर आप लोगों को सर्व कर रहे हो, ये सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे लोग एक्सेल करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में ऐसे जुपिटर सक्षम है। तो ऐसे लोगों को उपाय क्या करने चाहिए। अगर हम जेनरिक उपाय की बात करें तो आपको जहाँ पर भी जब भी मौका मिले एक पीपल का पेड़ अपने लाइफ में ज़रूर लगाइए। अर्थ को जब आप, मदर अर्थ को आप कुछ देते हैं तो वो नेचुरली 4th हाउस में बैठे जुपिटर को उभारता है। और पीपल का पेड़ आपके एक सेक्रेट ट्री माना गया है, किसी मंदिर में लगा देंगे तो लोग इसकी आगे चलकर पूजा करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा सेक्रेट और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भरा उपाय है आपके जीवन के लिए। ये तो हो गया एक जेनरिक उपाय। अब आप अगर यंग एज में हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, इमोशनली नहीं सोचना चाहिए। 4th हाउस आपके हार्ट का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आप जब बाय हार्ट कुछ चीज़ सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिल पर कोई चीज़ ले लेंगे तो वो काम कभी नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन मत होइए किसी भी चीज़ से। आपको हमेशा एक मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, आपको थिंक करना है अपनी ब्रेन से, ना कि अपने हार्ट से। अगर आपके लाइफ में आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं, 40s 50s में एंटर कर चुके हैं, तो आपको अपना एनवायरनमेंट बहुत क्लीन रखना है, आपको अपने घर को बहुत क्लीन रखना है। जहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति हैं, नॉलेज वहीं पर आती है जहाँ पर क्लेanलीनेस है। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और जहाँ पर सफाई है वहाँ पर लक्ष्मी जी और वहाँ पर नॉलेज, दोनों चीज़ें नेचुरली आती हैं। आप यंग एज में तब भी आपको अपना घर साफ रखना चाहिए, बट इन जनरल अगर आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं, तो अगर आपका खुद का घर है जिसमें आप अपने खुद के बनाए हुए घर में रहते हैं, अपने फ्लैट में किसी अपार्टमेंट में रहते हैं जो आपने खुद बनाया है, खुद परचेज किया हुआ है, अपने सेल्फ हाउस में रहते हैं, तो उसको साफ रखना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इमोशनल वेलबींग ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। जैसे ही आप स्ट्रेस लेंगे, 4th हाउस का वो नेगेटिव एस्पेक्ट ट्रिगर हो जाएगा, जहाँ पर आप सारी पीस ऑफ माइंड खो देंगे। कितनी भी अच्छी गाड़ी है आपके पास, कितना भी अच्छा अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, कितने भी लग्जूरियस होम है, कितना भी एरी हाउस है, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्ट्रेस से बचिए, इमोशनली किसी भी चीज़ को थिंक मत करिए। और 4th हाउस केंद्र स्थान भी है, केंद्र में बैठे जुपिटर, अगर चंद्रमा भी केंद्र में आ जाए आपकी कुंडली में तो ये गजकेसरी योग बना देंगे। यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में चंद्रमा आ जाए, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है, तो ये गजकेसरी योग बनाते हैं। तो वैसे भी आपके 1000 दोष नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा लकी पोजीशन है ये आपके जुपिटर की। 5th हाउस में जुपिटर हो तो किस तरह के रिजल्ट देंगे। 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है, आपकी बुद्धि का हाउस है, आपके नॉलेज का हाउस है, आपकी एजुकेशन का हाउस है, आपके चिल्ड्रन का हाउस है। तो अगर लाइफ में अगर कोई एक हाउस पकड़ना है, आपको कुंडली देखना शुरू करना है किसी भी पर्सन की, तो पहले भाव से भी पहले आप देखिए 5वां भाव उस पर्सन का। 5वें भाव से आप अनलॉक करेंगे वो सीक्रेट्स जो उस पर्सन की लाइफ चेंजिंग डिजायर्स को, उस पर्सन की लाइफ चेंजिंग कैपेबिलिटीज को बताएगा।
तो पांचवें भाव में जब बृहस्पति आ जाते हैं तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। पॉजिटिविटी ऐसी देंगे कि आप लाइफ में एजुकेशन में हमेशा एक्सेल करेंगे। आप जब भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे आप उसमें ज़रूर सीख कर आगे बढ़ जाएंगे। एजुकेशन में ब्रेक नहीं आएगा, एजुकेशन आपकी लंबी चलेगी। हो सकता है आप कुछ ऑल्टरनेट एजुकेशन का भी ज्ञान लें, क्योंकि फिफ्थ हाउस से दृष्टि, इसकी पांचवी दृष्टि नाइन्थ हाउस पर है। तो आप हायर एजुकेशन, यानी कि जब आप एक मैच्योरिटी लेवल क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद भी एजुकेशन की तरफ आपका रुझान रहेगा। तो एजुकेशन की तरफ से तो ये एक्सीलेंट है, एकदम टिक बॉक्स टिक है उस चीज़ का। आपके मैरिज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जब फिफ्थ हाउस में बृहस्पति होते हैं तो आप जब चीज़ों को सोच समझ कर बोलेंगे, आपके वाणी में एक मेच्योरिटी होगी, आपके थिंकिंग में एक मेच्योरिटी होगी। तो ऐसा पर्सन कभी भी रिलेशनशिप्स को जल्दी खराब नहीं करता जितना उसके कंट्रोल में है। आपके बच्चों की सक्सेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन पांचवें भाव में जनरली ये देखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति आपके किसी ना किसी बच्चे की हानि भी कर सकते हैं, स्पेशली आपके फर्स्ट चाइल्ड की, जो आपका एल्डेस्ट संतान है उसकी। या तो ये आपके संतान होने से पहले मिसकैरेज करा देंगे, या कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज उस तरीके के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में दे देंगे आपके संतान को। तो वहां आपका टाइम, एनर्जी और मनी जाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बृहस्पति की सातवीं दृष्टि जो है वो 11th हाउस पर है, आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। आप किसी भीड़ को कैसे कंट्रोल करते हैं ये वो क्वालिटीज देता है। स्पेशली अगर तुला लगन मिल जाए या वृषभ लगन मिल जाए जो कि शुक्र से कंट्रोल्ड है, तो यानी ऐसे पर्सन के पास देवगुरु बृहस्पति का भी ज्ञान है और शुक्राचार्य शुक्र का भी ज्ञान है। तो ऐसा पर्सन बहुत मेच्योरली लोगों को कंट्रोल करना, बहुत मेच्योरली लोगों को एडवाइस करना कि हमें क्या करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, वो बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। लोगों को जोड़ के रखने वाला ऐसा पर्सन होता है, किसी भी क्राउड को गाइड, चैनलाइज और बाइंड करने वाला ऐसा पर्सन होता है। और ऐसे बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर भी है, तो अगेन आपकी थिंकिंग स्किल्स को ये एनहांस करेंगे, आपके एक पर्सनालिटी को उभारेंगे। आपका मतलब आप जब किसी क्राउड में खड़े होंगे तो वहां पर आपको रेपुटेशन से देखा जाएगा, आपकी नॉलेज को समझा जाएगा, आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी को बहुत रिस्पेक्टफुली लोग ग्रीट करेंगे। अब ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? जेनरिक जो उपाय हैं वो हैं, आप विष्णु भगवान को येलो फ्लावर्स दीजिए। देखिए, जब लगन में बृहस्पति की हमने बात की थी वहां भी नॉलेज की बात करी थी, और हम फिफ्थ हाउस में भी नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो जहां पर आप विष्णु भगवान को अपना गुरु मान लीजिए, उनको आप पुष्प दीजिए। जब आप अपने गुरु के पास पुष्प, फल या कुछ अन्य चीजें ले जाते हैं भेंट के लिए, तो उनसे वो नॉलेज लीजिए कि आप लोगों का भला कर पाए, लोगों के सोशली आप उनके उस कैरेक्टरिस्टिक को उभारें जिससे उनको लाइफ में सक्सेस मिले। उस भाव से आप जाइए तो आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। ऐसे पर्सन को स्पेशली रिलेशनशिप में ऐसे लोग ईगो नहीं रखते और रखना भी नहीं चाहिए। भले ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, मंगल की राशि में अगर आ जाए तो हो सकता है कई बार बृहस्पति एग्रेसिव हो, आपका नेचर नेचुरली एग्रेसिव हो अगर मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है रिलेशनशिप में ईगो को अपने डाउन रखने का, तो आपके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके स्पाउस के साथ बहुत लंबे चलते हैं। जब आप यंग एज में, आपको मान लीजिए गुरु की दशा आ जाए, तो क्रिएटिविटी की तरफ जाइए। ज्ञान है, ज्ञान को क्रिएटिविटी की तरफ डाइवर्ट करिए, क्रिएटिव चीज़ें करिए, बुक्स लिखने की कोशिश करिए, प्लान करिए लाइफ में आपको क्या बुक्स लिखनी है, किस तरीके से आप नॉलेज को शेयर करेंगे जब आप वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे। या उसी टाइम पर आप देखिए जो यंग राइटर्स होते हैं उनके अंदर कितना क्रिएटिव स्किल भरा होता है, वो अपने शब्दों से लोगों को समझा देते हैं अपने लाइफ का ज्ञान। तो उस तरीके की बुक्स लिखिए, फिलोसफिकल बुक्स लिखिए, फिलोसफी का ज्ञान रखिए, ई कॉमर्स का ज्ञान सीखिए, मैनेजमेंट के कोर्सेज करिए, एमबीए करिए, या उस तरह के कोर्सेज करिए जहाँ से आपको लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का मौका मिले इस वर्ल्ड में। और अगर आप यंग नहीं है, एजुकेशन फॉर्मल नहीं लेनी है आपको, आप एक लाइफ के एक पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ पर आप लोगों को अब शेयर करना है नॉलेज, तो आप लोगों को फाइनेंस, कॉमर्स और उस तरीके एजुकेशन दीजिए, कैसे आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। यंग लोगों को ये बताइए कि कैसे आप उनको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड किसको परचेज करना है, किसको नहीं परचेज करना है, उस तरह का ज्ञान दीजिए। आपका फिफ्थ हाउस का जुपिटर उभर जाएगा, निखर जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। सिक्स्थ हाउस में जब जुपिटर होते हैं, छठे भाव में कुंडली के जुपिटर होते हैं, बृहस्पति होते हैं, तो किस तरह के परिणाम देंगे? सिक्स्थ हाउस के जुपिटर मिक्स रिजल्ट देते हैं। ऐसे पर्सन के एनिमीज नहीं होते, जहां पर भी जुपिटर होते हैं उस भाव का नाश करते हैं, उस भाव के रिजल्ट्स में कमी लाते हैं, स्पेशली उस भाव से जुड़े लोगों की। छठे भाव से हम शत्रुओं को देखते हैं, तो जब उस चीज में कमी आ जाएगी तो नेचुरली आपके शत्रु नहीं होंगे।
होंगे भी तो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ऐसे लोग लोन भी नहीं लेते जनरली, ज़्यादातर लोन लेते हैं तो बहुत जल्दी रीपे कर देते हैं। 6th हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स में तो कमी आएगी इन जनरल, लेकिन यहाँ पर जब बृहस्पति होते हैं तो अगर विपरीत राजयोग नहीं बना रहे, विपरीत राजयोग का मतलब हुआ अगर वो 8वें और 12वें भाव के स्वामी नहीं है, या कहीं से भी उनको बल नहीं मिल रहा, या कहीं से भी 6th हाउस को सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये आपको लंबी चलने वाली बीमारी दे सकते हैं आप, जिससे जीवन भर परेशान रह सकते हैं। तो क्योंकि इसकी एक देखिए दृष्टि, जो पहली दृष्टि है वो तो पड़ रही है, 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, तो आप कर्मशील आपको बनाएगा। लेकिन जो इसकी 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी ऐसे जुपिटर करा सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ पर, बीमारी पर खर्चा करा सकते हैं ऐसे जुपिटर। और 2nd हाउस पर दृष्टि है, आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ तो रुझान होगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खर्च और वेल्थ एक्यूमुलेशन दोनों साथ साथ चलेगा। तो ऐसे लोगों को स्पेशली अपने खान पान, अपने डाइजेशन और अपने अब्डोमेन का ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको अपने पेट से रिलेटेड जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। लिवर से रिलेटेड बीमारियों से बचकर रहना चाहिए, स्पेशली लिवर और किडनी, दो ऐसा ऑर्गन्स हैं, इनकी बीमारियों से बचना चाहिए। 6th हाउस का जुपिटर अगर शुक्र का सपोर्ट ना मिले, या जब गुरु में शुक्र की दशा आती है, तो ऐसे लोगों की किडनी या लिवर से रिलेटेड गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। और मैरिज में चैलेंजेस ऐसे जुपिटर ला सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस से 6th हाउस जो है, 6th हाउस डाइवोर्स का हाउस है, या जो भी रिलेशनशिप हमारे चल रहे होते हैं उनमें खटास आ जाना, उनमें एक ब्रेकअप आ जाना, उस चीज़ों का भी भाव है। तो वैसे तो आपके एनिमीज नहीं होंगे, लेकिन जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको मजबूत रखने हैं, स्पेशली आपके स्पाउस से, वहाँ कमी आ सकती है। तो 6th हाउस के जुपिटर मैरिज में उतने ज़्यादा कारक नहीं माने गए हैं। तो ऐसे पर्सन को उपाय क्या करने चाहिए, अगर ऐसे पर्सन की मैरिज ना हो रही हो, या आपके रिलेशनशिप बार बार ब्रेक हो रहे हैं, आपको मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी, कोई भी ऐसा पर्सन क्लिक नहीं कर रहा जो आपके साथ लंबे समय तक आपका साथ दे, तो ऐसे यंग पर्सन को क्या करना चाहिए? अननेसेसरी बोरोइंग से बचना चाहिए। आप 6th हाउस को एक्टिवेट ही मत होने दीजिए, आप लोन ही मत लीजिए अपनी लाइफ में। इनफैक्ट आप डोनेशन करिए, डोनेशन भी किस चीज़ों का करिए, अनप्रिविलेज जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी बुक स्पॉन्सर करिए किसी भी एनजीओ में। और आपको क्योंकि हेल्थ को भी ध्यान रखना है, तो आपको मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी आप जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपका 6th हाउस के रिलेटेड आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके अगर शरीर अलाउ नहीं करता, आप एक एज क्रॉस कर गए, तो आप लाइट योगा करिए, लाइट मेडिटेशन करिए, और अपने फैमिली में अपने जो यंग फैमिली मेंबर्स हैं उनको गाइड करिए। इससे आपके 6th हाउस के जुपिटर कंट्रोल रहेंगे। ऐसे पर्सन को येलो सफायर नहीं पहनना चाहिए। 6th हाउस का जुपिटर है, हमें इसको उभारना नहीं है, हमें इसको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज नहीं करना है, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर है, ये जब एनर्जाइज हो जाएंगे तो हमारे कंपटीशन में बैठने की भावना को ही ख़त्म कर देंगे। किसी भी कंपटीशन को हम अपेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें या तो इसका ऑल्टरनेट स्टोन पहनिए, इसका सब्सिट्यूट पहनिए, पुखराज मत पहनिए, आप उसका सब्सिट्यूट टोपास पहन लीजिए, सुनैला जिसे हिंदी में कहते हैं वो पहन लीजिए, या फिर आप इस पर्टिकुलर जुपिटर को मेडिटेशन के थ्रू भगवान विष्णु की उपासना करिए, कृष्ण जी की उपासना करिए, उनका जो महामंत्र है वो जाप करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का या तो पाठ करिए, या उसको बहुत फोकस से सुनिए, डीप मेडिटेटिव मोड में उसको सुनिए, यूट्यूब पर सुनिए या कहीं पर भी सुनिए, जो भी आपको क्लिक करता है, जो भी आपको सूद करती है भाषा, या जिस किसी पर्सन की वॉइस आपको सूद करती है, उससे आप सुनिए इस पर्टिकुलर विष्णु सहस्त्र नाम को, और आपकी लाइफ में ये लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाएंगे ऐसे जुपिटर। 7th हाउस में जब जुपिटर आ जाते हैं, सप्तम भाव में कुंडली के जुपिटर आ जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, तो 7th हाउस हमारे बिजनेस में राइज का कारक होता है। 7th हाउस वहां से देखते हैं, आपके मैरिज का भाव होता है 7th हाउस, आपके सेकंड चाइल्ड का भाव होता है 7th हाउस, आपके लाइफ में जितने भी पार्टनरशिप्स हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आप कितने डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल करते हैं, कितना ज़्यादा आप उनको बाइंड करके रखते हैं, ये बताता है आपकी कुंडली का 7th हाउस। तो 7th हाउस सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि 4th हाउस से 4th है, ये कुंडली का 4th हाउस से 4th है, भावत भावम है ये 4th हाउस का। तो आपकी लाइफ में जो भी लग्जरी है, जो भी पीस ऑफ माइंड आपको मिलना है, वो 7th हाउस बताता है। तो 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, आप एक बहुत पक्के बिजनेसमैन आपको बनाएंगे जुपिटर। आपके पास नेचुरल स्किल्स होगी, कॉमर्स का ज्ञान होगा, कॉमर्स का ज्ञान आप हो सकता है फॉर्मल एजुकेशन भले ही ना ली हो, एजुकेशन में आप वीक रह गए हो, तब भी आपको ये नेचुरल बिजनेस के स्किल्स देता है। आप
कभी भी बिजनेस में गच्चा नहीं खाएंगे आप। हो सकता है कभी अप एंड डाउन चले आपका बिजनेस, लेकिन जो स्किल्स हैं बिजनेस को चलाने की, रन करने की, वो आपके पास पूरी है। 2 और 2 4 की जो कैलकुलेशन है ना किसी भी बिजनेस की, कि कितना हमने इनपुट दिया उस बिजनेस को, कितना आउटपुट निकलेगा, कैसे मिलेगा, ये हमारा 7th हाउस बताता है। यहाँ पर बृहस्पति आपको नेचुरल ब्लेसिंग देते हैं। ऐसे पर्सन की मैरिज भी लंबी चलती है, रिलेशनशिप भी लंबा चलता है। जिस रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं वो आपके लाइफ पर्यंत चलता है, अगर नीच के बृहस्पति ना हो या किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना हो। लेकिन आपकी मैरिज के बाद जो आपके स्पाउस हैं या आपके कमिटमेंट के बाद जो आपके पार्टनर हैं, उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। मैरिज के कारक है, मैरिज आपकी करवा देंगे, टाइमली करवा देंगे। जहाँ भी जब कभी भी दशा अंतरदशा आ जाएगी जुपिटर की, या गोचर में थोड़ा भी सपोर्ट आ जाएगा, तो ऐसे जुपिटर वाइल्ड कार्ड होते हैं मैरिज कराने के लिए। लेकिन आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। या तो आपकी जैसे स्पाउस की हाइट कम होगी, या कोई एक कमी उनके अंदर हो सकता है, जो दुनिया के रिकग्नाइज कमियां हैं वो उनके अंदर हो। लेकिन परफेक्ट एक होता है कि सोसाइटी में जैसे कहते हैं कि एकदम रोल मॉडल वाइफ आपको नहीं मिलेंगी। चरित्र बहुत अच्छा होगा, देखने में हो सकता है बहुत सुंदर हो, पर या तो हाइट कम होगी, या फिर कोई ऐसी बीमारी उनको लग जाएगी, स्पेशली उनकी तीसरी अवस्था में उनकी लाइफ की, कि लाइफ भर उस बीमारी को उन्हें झेलना पड़े, उससे डील करना पड़े। ऐसे पर्सन की जो स्पाउस होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। गुरु का, उनके पास भी गुरु का ज्ञान होता है, क्योंकि हमारी कुंडली का जो 7th हाउस है, आपके स्पाउस का वो 1st हाउस हो गया। तो उनके पास नेचुरली विजडम है, कैसे म्यूचुअली रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, पब्लिकली कैसे बात करनी है। कुछ आपने कुछ कपल्स को देखा होगा कि पब्लिकली वो एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, पब्लिकली एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कपल्स, जिन जिन पर्सन का 7th हाउस में जुपिटर है, ऐसे कपल अंदर रूम में अकेले में भले ही कितना भी लड़ लें, पब्लिकली उन्हें कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, कैसे अपने बच्चों के सामने अपने आप को कंपाइल रखना है, कैसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है अपने घर में, वो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है, बहुत तरीके से आता है। ऐसे पर्सन का जिसके 7th हाउस में जुपिटर आ जाए, वो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। 11th हाउस पर दृष्टि है, लगन पर दृष्टि है, और 3rd हाउस पर दृष्टि है। ऐसा पर्सन अपने सिबलिंग्स को, अपनी वाइफ के सिबलिंग्स को भी सपोर्ट करता है। और नेचुरल बिजनेसमैन तो आप हैं ही, किसी भी बिजनेस में आप हाथ डालेंगे, आप कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। लॉस में कोई बिजनेस बंद करना पड़े बहुत रेयर होगा आपके साथ, क्योंकि 11th हाउस पर ऐसे जुपिटर की 5वीं दृष्टि है, और 7वीं दृष्टि आपके लगन पे है। तो आपको एक हेल्दी बॉडी देंगे। हेल्दी आप, हो सकता है स्थूल हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल जाए एक पॉइंट के बाद, एक टाइम के बाद, तो बहुत ज़्यादा आप मोटे भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में कभी, अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखा, या स्पेशली कभी लिवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, या अब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद अपने खान पान को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन भी ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि 3rd हाउस में दृष्टि है। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग में, लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, जुड़ना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है जिनका 7th हाउस में जुपिटर है। अब 7th हाउस में जुपिटर है, आपको कोई भी अनैतिक रिलेशनशिप के अंदर नहीं जाना चाहिए, मल्टीपल रिलेशनशिप एक बार में नहीं रखने चाहिए। एक पर्सन के साथ कमिटमेंट है, उसके साथ इस लोक में और परलोक में आपको आत्मा का जुड़ाव करना है, ऐसे समझिए। बहुत प्योर प्लैनेट है 7th हाउस में, प्योरिटी से आप उसको ऐसे प्लैनेट के साथ पेश आइए, तो आपको बहुत सही रिजल्ट ये देने में सक्षम रहेंगे, पूरा पोटेंशियल उभर कर आएगा। पीले कपड़े पहनिए थर्सडे को, येलो क्लोथ पहनिए। अब यहाँ पर आपको दान नहीं करना। जब हम 6th हाउस की बात करते हैं तो हमें दान करना चाहिए चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर आपको उसके एनर्जी को और ग्रास्प करना है। हमारे लगन पर ऐसे जुपिटर की दृष्टि, हम जितना येलो पहनेंगे और ज़्यादा उभर कर आएगी उसकी एनर्जी। तो येलो क्लोथ्स को पहनिए आप थर्सडेज को स्पेशली। और आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, यंग हो या ओल्ड हो, आपको अपने पार्टनर के साथ ईगोइस्टिक रिलेशनशिप नहीं रखने, आपको हमेशा एक ग्रैटिट्यूड भरा रिलेशनशिप रखना चाहिए, कि जो आपका पार्टनर है, आपको 4 चीज़ों में आपकी बात को समझ रहा है, तो आपको भी 2 चीज़ों में अपने पार्टनर को समझना है। इस भाव के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहिए। कुंडली के अष्टम भाव में जब जुपिटर हो, गुरु हो, इस पर तो मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, इस पर पूरे 1 घंटे चर्चा कर सकते हैं, बट नटशेल में समझिए कि 8वां भाव कुंडली का एक बहुत नेगेटिव भाव माना गया है इन जनरल। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। अब जब यहाँ पर जुपिटर आ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, ज्ञान के कारक आ जाएंगे, तो क्या रिजल्ट देंगे। ऐसे पर्सन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, वो उस प्रॉब्लम को डिच करके निकल जाएगा। मान लीजिए आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आएगी और कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे पर्सन को जब मान लीजिए जॉब में प्रॉब्लम है,
लेकिन जॉब में प्रॉब्लम की जो दशा है वो आपके बचपन में निकल गई, तो आप बचपन में कोई जॉब नहीं करते, अब तो तब एजुकेशन की तरफ आपका रुझान होता है, आप एजुकेशन ज्ञान ले रहे होते हैं, आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी आएगी ही नहीं, तो वो दशा निकल जाएगी, तो आप प्रॉब्लम्स को डिच करके निकल जाते हैं लाइफ में। और अगर ऐसे जुपिटर की दशा या अंतरदशा आ जाए आपके करियर में, आपके ओवरऑल जो आप कर रहे थे लाइफ में, आपने जो भी सीखा है उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगी जुपिटर की दशा, या दशा नहीं भी आएगी, अंतरदशा भी आ जाएगी, तो 8th हाउस का जुपिटर आपको लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस देकर ही जाएंगे। क्योंकि 8th हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, हिडन रिसर्च का भाव है। आप किसी ऐसे टॉपिक की शिक्षा ले सकते हैं जो आपके फॉर्मल एजुकेशन से इसका कोई लेना देना ना हो। एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में आप देखिए 8th हाउस का जुपिटर होता है, डिवाइन कनेक्ट होता है, ऐसे लोगों के पास सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आपको लॉजिक नहीं बता पाएंगे कि कुंडली में क्या देखा, मंगल यहाँ था या क्या था, प्रिडिक्शन ऐसे लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। सेकंड हाउस पर दृष्टि ऐसे जुपिटर की, वाणी में सत्यता होती है, तो ऐसे लोगों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। ऐसे लोग कई बार डिप्लोमेटिकली भी बोलते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर भी बोलेंगे, लेकिन झूठ बोलेंगे तो ऐसा जुपिटर आपके लाइफ से ब्लेसिंग हटा देगा कंप्लीटली। सेकंड हाउस पर 7वीं दृष्टि है, झूठ ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए, कहानियां नहीं गढ़नी चाहिए, कहानी नहीं सुनानी चाहिए, सत्य पर अडिग रहिए, सत्य की राह पकड़िए, सच बोलिए, हमेशा आपको ऐसा जुपिटर ड्रास्टिक रिजल्ट देंगे, सडन गेन देंगे अपनी दशांतर दशा में। 8th हाउस सडननेस का भाव है, सडन गेन देंगे। कोई ऐसी बीमारी भी दे सकते हैं जो लंबी चले, अगर ये विपरीत राजयोग नहीं बना रहे, किसी प्लैनेट की पॉजिटिविटी नहीं है, इसका ओनर खराब बैठा हुआ है 8th हाउस का, तो आपको लंबी चलने वाली बीमारी भी दे सकते हैं, स्पेशली किडनी लिवर से रिलेटेड, कि आप उससे हमेशा प्रॉब्लम में रहें। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये दे सकते हैं 8th हाउस में बैठे जुपिटर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके ये प्रॉब्लम्स आएंगी और निकल जाएंगी, ये समस्या आपके हमेशा गुप्त रहेंगी। कोई संसार में इन जनरल, आपके कुटुंब में, फ्रेंड फैमिली में इन जनरल इन समस्याओं के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं होगा, कब ये आई और कब ये चली गई, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में मिलते रहेंगे। तो ऐसे होते हैं 8th हाउस के जुपिटर। एडवर्स सिचुएशन में, आपको एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालने वाले होते हैं ऐसे जुपिटर। ऐसे लोग खर्च भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा लैविश एक्सपेंडिचर होता है। 12th हाउस पर दृष्टि है, सीधी पहली दृष्टि जो जुपिटर की है 12th हाउस पर है। बट अच्छी बात है कि इसकी 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो वेल्थ भी एक्यूमुलेट करेंगे, कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे। कमाएंगे नहीं तो खर्च कैसे करेंगे, तो कमाना और खर्च करना साथ साथ चलेगा। बट एक पॉइंट पर जाकर हो सकता है परेशान हो जाए कि मेरी तो सेविंग्स ही नहीं हो रही, सारी कमाई मेरी एक्सपेंडिचर में जा रही है। तब आती है बात कि आपको सोल्यूशन क्या करने हैं ऐसे जुपिटर के। 4th हाउस पर भी दृष्टि है ऐसे जुपिटर की, तो सोल्यूशन की बात करने से पहले 4th हाउस की दृष्टि ऐसे जुपिटर को, आपको प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ के खरीदनी चाहिए। जो भी आपका घर होगा अच्छा होगा, एरी घर होगा, आपको अच्छा एक कुटुंब देंगे, अपना घर अच्छा देंगे, आपके मदर का साथ आपको बहुत समय तक मिलेगा, एक अच्छी फैमिली आपको मिलेगी, एजुकेटेड फैमिली मिलेगी, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फैमिली मिलेगी। सेकंड हाउस पर क्योंकि दृष्टि है। अब आपको उपाय क्या करने, अगर आपको ये सब चीज़ें लाइफ में नहीं मिल रही, यानी 8th हाउस को जुपिटर कहीं ना कहीं आपको नहीं दे पा रहा, गुरु देने में सक्षम नहीं है, तो आपको उपाय क्या करने चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का भाव है 8th हाउस, 9th हाउस भी होता है, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। आपको मंदिरों में केसर का दान करिए, येलो चीज़ों का दान मंदिरों में करिए, भवन निर्माण में आप सहायता करिए। 12th हाउस पर देखिए जब दृष्टि होती है जुपिटर की, तो ये आपका धार्मिक चीज़ों पर खर्च जब होता है, तो हॉस्पिटल और लोन पे खर्चा नहीं होगा, ऋण पे खर्चा नहीं होगा, तो आपको भवन निर्माण करना चाहिए जो कि धार्मिक स्थल होते हैं। उन ऐसे भवनों के निर्माण में या तो आप श्रमदान करिए, खुद से हेल्प करिए, बनवाइए उसको अपने सामने खड़े होकर, या फिर आप उसमें अपने मनी को इन्वेस्ट करिए, अपने मॉनेटरी एफर्ट्स वहाँ पर लगाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हल्दी का दान करिए मंदिरों के अंदर। ऐसे पर्सन को कभी भी कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने कपड़े पहने हुए कपड़ों का। ऐसे पर्सन को अपने कपड़े बेच देने चाहिए, उसके बदले बर्तन खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, 10 रुपये ले लीजिए उन कपड़ों के बदले, लेकिन कपड़ों का दान नहीं करिए। पहने हुए कपड़ों का किसी आचार्य को, किसी भी पंडित को, या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को आप नए कपड़े दे सकते हैं, पीले वस्त्र दे सकते हैं, श्वेत वस्त्र दे सकते हैं, लेकिन आप अपने पहने हुए कपड़ों का दान मत करिए। कई लोग गरीबों को अपने कपड़े दे देते हैं, नहीं करिए ऐसा। जुपिटर गुरु आपके रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की साइकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, डिवाइन कनेक्ट होता है ऐसे लोगों के पास।
तो स्पिरिचुअलिटी और साइकी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, आप कोई भी टैरोट कार्ड रीडिंग वाली विद्या हासिल कर लीजिए, हस्तरेखा का ज्ञान हासिल कर लीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, गीता का पाठ पढ़िए। तो जो भी आपका इस तरीके का अध्ययन होगा, अध्ययन करिए स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन में, मेडिटेशन के डायरेक्शन में। ये आपके इस जुपिटर को एक और एक 11 पोटेंशियल उभार देंगे और आपको कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, सडन सक्सेस देंगे आपको ये। 9th हाउस के जुपिटर किस तरह के रिजल्ट देते हैं? नवम भाव में जब जुपिटर होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तो ये नेचुरली बेस्ट पोजीशन है जुपिटर की कुंडली में। क्यों है? 9th हाउस है, स्पिरिचुअल भाव है, पिता का भाव है, वहां पर गुरु है, स्पिरिचुअल भाव में स्पिरिचुअल प्लैनेट आ गया, पहली चीज। 5वीं दृष्टि लगन पर आ गई, इसकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर आ गई, और इसकी 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ गई। तो लाइफ के जो 3 मेन एरियाज हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फेम है, उसको बैलेंस कर लिया। नवम भाव के जो गुरु हैं, नवम भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स को उभार दिया। 3rd हाउस हमारे पराक्रम, सिबलिंग्स, जो हमारे रिलेशनशिप है, स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग है जो हम करते हैं, उसको उभार दिया। और 5th हाउस में हमारी एजुकेशन, हमारे विजडम, हमारी बुद्धि को उभार दिया। तो लाइफ का जो एंट्री पॉइंट है उसे 5th हाउस माना गया और एग्जिट 9th हाउस माना गया। ये पूरा चक्र कनेक्ट हो जाता है। त्रिकोण में बैठे हुए हैं, त्रिकोण पर दृष्टि है, और तीनों त्रिकोण पर दृष्टि है ऐसे जुपिटर की। तीनों त्रिकोण को बैलेंस कर रहे हैं ऐसे जुपिटर, एक त्रिकोण में बैठकर बाकी 2 त्रिकोण को देख रहे हैं। तो पूरा ट्राइन कनेक्ट हो गया, आपकी लाइफ का सर्कल कनेक्ट हो गया। बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं ऐसे लोग। कहते हैं जब कभी मैच मेकिंग करनी हो, किसी भी पर्सन को ये देखना हो कि ये पर्सन है कैसा, अंदर से इसका एटीट्यूड कैसा है, अगर 9th हाउस में जुपिटर आ जाए तो ऐसे पर्सन से आंख बंद करके मैरिज कर लेनी चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए ऐसे पर्सन के कैरेक्टर पर। 1000 दोष नष्ट करने में ऐसे जुपिटर सक्षम हो जाते हैं। तो 9th हाउस के जो जुपिटर हैं, आपको आपके फादर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप देंगे। आप उनके कल्चरल वैल्यूज को बहुत आगे तक ले जाते हो, आप अपने रूट से हमेशा जुड़े रहते हो, आप कभी भी उन वैल्यूज को डिसऑनर नहीं करते। फादर का दिया हुआ वचन आप एंड तक निभाओगे अपनी लाइफ में। एजुकेशन की लाइन में, लॉ की लाइन में, ट्रैवल की इंडस्ट्री की लाइन में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। स्पेशली अगर आपके फादर का कोई एस्टैब्लिशमेंट, आपके फादर वकील थे या हैं और आप LLB कर रहे हैं, तो आंख बंद करके कर लीजिए। जो आपके फादर कर रहे हैं उसके पीछे पीछे आप चल जाइए, आपको सक्सेस उस प्रोफेशन में मिल जाएगी। ट्रैवलिंग की जॉब है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स का हाउस है 9th हाउस, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसे जुपिटर के जो जेनरिक रेमेडीज हैं, वैसे तो ऐसे जुपिटर की रेमेडीज करने की नीड नहीं पड़ती, मैंने जितना भी कुंडलियों में देखा है। अगर ज़रूरत पड़े तो थर्सडे को एक देसी घी का दिया ज़रूर जलाइए, स्पेशली मंदिर में जाकर जलाइए। मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें देसी घी डालिए, गाय का होना चाहिए, भैंस का नहीं। देसी घी अपने घर से ले जाइए, शुद्ध देसी घी का बाती रख के दिया जलाइए मंदिर के अंदर। अब वो किसी भी भगवान के आगे हो सकता है, पीपल के पेड़ पर हो सकता है, या कहीं पर भी मंदिर में होना चाहिए, दिया जलाइए। इससे आपके जुपिटर की एनर्जी इनहांस होती है। स्पिरिचुअल प्लैनेट है, स्पिरिचुअल भाव है, स्पिरिचुअलिटी की प्लेस पर आपको एनर्जी गेन करनी है, तो वो आप लैम्प जो लाइट करते हैं, जो आप दिया जलाते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन होगी। अगर आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं, स्पिरिचुअल जर्नीज करनी चाहिए आपको, रिलीजियस जर्नीज करनी चाहिए, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लेसेस हैं, ज्योतिर्लिंग हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, कृष्ण जी के 4 धाम हो गए, ये जो भी हमारी माने हुए तीर्थ स्थल हैं, उन पर समय बिताइए। और ऐसा मत करिए कि वहाँ गए, भागे और आ गए, या वहाँ गए किसी पंडित से जल्दी से कोई पूजा करे और आगे नहीं। वहाँ पर आप समय बताइए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बताइए, और वहाँ से एनर्जी गेन कर कर लाइए, और फिर वो एनर्जी आपकी डाइवर्ट होगी बाकी यंगस्टर्स को देने में। वो स्पिरिचुअल ज्ञान आप यंगस्टर्स को दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ के यंग एज में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखिए। 3rd हाउस पे सीधी दृष्टि कम्युनिकेशन के भाव पर, आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखिए, राइटिंग स्किल्स डेवलप करिए मल्टीपल तरीकों से, क्रिएटिविटी स्किल्स, किसी चीज़ को जैसे कम्युनिकेट हम करें बिना बोले, वो भी स्किल डेवलप करिए, प्रेजेंटेशंस बनाने की स्किल्स को डेवलप करिए। तो ऐसी स्किल्स को डेवलप करिए कि जहाँ पर आपकी बात दूसरों तक पहुँचे, वो चीज़ आपको फेम दिलाएगी। उस तरह के स्किल्स को आपको अक्वायर करना चाहिए। और जब हम स्किल्स अक्वायर करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसिफाई जो प्लैनेट होता है वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। किसी भी फॉर्मेट में ज्ञान हमें जो अर्जन करते हैं हम, वहाँ पर जुपिटर इज द प्लैनेट जो कि पैसिफाई होते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा पर्सन जिसका 9th हाउस में जुपिटर है, उपाय की नीड नहीं होती, जेमस्टोन बहुत आराम से पहन सकता है। आपके चिल्ड्रन की तरक्की का भाव भी 9th हाउस है, क्योंकि 5th से 5th है, भावत भाव में 5th हाउस का,
तो अगर आपके बच्चों के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो आप अपने 9th हाउस को उभारिए, इसका जेमसून पहन लीजिए। बट एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर करिए। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने कंसल्ट कर लिया, तो इसका स्टोन पहना जा सकता है 9th हाउस के जुपिटर में। आप पुखराज पहन सकते हैं, और आपको कोई भी संशय का ऑल्टरनेट पहन लीजिए, टोपास पहन लीजिए यानी सुनहला पहन लीजिए, तो आपको कम रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक फॉर्मेट होता है। जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने घर में उस चीज़ को एन्चांट करेंगे, जितना आप म्यूज़िक लगा के छोड़ दीजिए, टीवी पर लगा कर छोड़ दीजिए, कृष्ण जी का महामंत्र हो गया या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हो गया, या जो भी इस तरीके जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको अपने घर में जितना ज़्यादा उसकी एनर्जी को वाइब्रेट करेंगे उतना ज़्यादा उभरेगा आपका ऐसा जुपिटर 9th हाउस। जब गुरु 10वें भाव में होते हैं तो किस तरह के परिणाम देंगे? 10वें भाव के गुरु हमें मिक्स रिजल्ट देते हैं। ये हमें एक अच्छा घर देते हैं, अच्छे मदर मिलती है हमें जो एजुकेटेड होती हैं। आपकी मदर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, सीधी दृष्टि है 7वीं आपके 4थे भाव पर। आप अपने मदर वाली प्लेस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। अगर आप एक महिला हैं, आप लेडी हैं और आपकी मैरिज हो गई, आपने अपना घर छोड़ दिया, फिर भी आपका जुड़ाव आपका जो हाउस था जहाँ आप पैदा हुए थे, जिस फैमिली में पैदा हुए थे, उससे आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होगा। जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे 2nd हाउस पर भी है, तो आपके वेल्थ में भी हेल्प करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी हेल्प करते हैं, और आप कुटुंब को जोड़ कर रखने वालों में से हैं। जल्दी आप ब्रेक नहीं होने देते अपने कुटुंब को। बहुत ज़्यादा अलगाव होना, अलग घर स्टैब्लिश करना, ऐसा आपका एटीट्यूड नहीं होगा। स्पेशली यंग एज में आपको बड़े लोगों का सानिध्य बहुत अच्छा लगेगा, आपको उनकी मेंटरशिप चाहिए। और यही सारा एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड, जिसे मैं कहूँगा ग्रैटिट्यूड मेंटर्स की तरफ, बड़ों की तरफ घर के, और आपका ये एटीट्यूड जिसमें ग्रैटिट्यूड है, ये आपको लीडरशिप स्किल्स देता है। ऐसी जॉब्स, ऐसे प्रोफेशन जहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल्स यूज़ होते हों, जहाँ आप एजुकेशन की लाइन से जुड़ जाते हैं, वो भी आप हायर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, जो ऑलरेडी जिनका पास एक लेवल का ज्ञान आ चुका है उनको पढ़ाना, ओल्ड एज जो होम्स होते हैं उनमें पढ़ाना, उन लोगों की केयर करना, उन लोगों को कुछ ज्ञान देना, ये बहुत अच्छा ऐसे लोग करते हैं। टीचिंग की लाइन में एक्सेल करते हैं, MBA कर लें या कोई भी सेल्स की जॉब है वहाँ पर ही बहुत अच्छा करते हैं। पर ऐसे लोगों का प्रमोशन जल्दी नहीं होता। आपकी स्किल्स को लोग रिकग्नाइज करेंगे, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। 6th हाउस पर जुपिटर की दृष्टि है, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, कंपटीशन में आप जरूर सक्सेस पाएंगे, लेकिन यहाँ प्रमोशन की बारी आएगी, रेपुटेशन में राइज की बारी आएगी, वहाँ सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि जुपिटर जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स में कमी आती है, हानि होती है। तो ऐसे लोगों का प्रमोशन जल्दी नहीं होता। तो ऐसे लोगों को उपाय क्या करने चाहिए अगर जुपिटर के, बृहस्पति के हमें सूदिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे 10th हाउस में बैठ? 10वें भाव का जो कारक प्लैनेट है सबसे इंपॉर्टेंट वो है सूर्य। जुपिटर को अगर किसी भी वाइज पर्सन को राजा का सपोर्ट मिल जाए तो वो राइज कर जाएगा, तब उसको वो पद मिलता है, तब उसको वो एक ऑनर मिलता है सोसाइटी में। तो आपको सूर्य को पैसिफाई करना है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपके लिए मस्ट है। सुबह राइजिंग सन को आप जल ऑफर करिए, जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाने का तरीका होता है कि उसमें आपके पैरों पर छींटे ना आए रिवर्स होके, तो किसी गमले में, बाल्टी में, किसी ऐसी चीज़ को रख लीजिए कि वो जल उसमें चला जाए और आपके पैरों पर छींटे ना आए, या बालकनी से बाहर उसको गिरा दीजिए। तो आपके सूर्य एनहांस होंगे। जब 10th हाउस के कारक एनहांस होंगे तो जुपिटर को बल मिलना स्टार्ट होगा। तो ये आपके लाइफ के यंग एज के स्पेशल रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा यंग एज में। पर्सनल स्किल्स के डेवलपमेंट में हमेशा ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ स्किल्स एक्वायर करते रहिए। क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, कम्युनिकेशन हो, बुक्स लिख रहे हो, आपको अपने स्किल्स को हमेशा एनहांस करना है, हमेशा उस पर काम करते रहना है, सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना है। आप वर्क प्लेस में कैसे बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं। लोग जब आपके चीज़ें प्रतिकूल हैं, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करें, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे जुपिटर के लिए। तो बहुत ज़्यादा सौम्य रहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को जाने दें, आप अपने लक्ष्य को, एम्बिशंस को कम कर दें, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से आर्ग्यू ना करें जो आर्ग्यूमेंट आपके लिए निरर्थक हैं, वो आपको कुछ देने में सक्षम नहीं है। अपनी फील्ड के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। IT इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा ये देखिए कि किस तरीके के इन्हांसमेंट्स आ रहे टेक्नोलॉजी में। AI है, उसको पढ़िए, जो भी नया आ रहा है उसको पढ़ते रहिए। यहाँ पर बैठे जुपिटर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं जब आप अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं। कर्म थोड़ा सा कम करेंगे, वर्किंग आवर्स आपके हो सकता है कम हो, रेपुटेशन
एक पॉइंट पे कई बार होता है कि बहुत अच्छी चलती है लेकिन एक पॉइंट पे आकर डेंट लग जाता है, प्रमोशन हो सकता है डिलेड हो, बट ओवरऑल ऐसे जुपिटर आपको कर्मशील बनाते हैं, आपका कर्म प्योर रखते हैं, एक साफ सुथरा प्रोफेशन आपको देंगे, आप इलीगल मीन से कभी भी धन अर्जन नहीं करेंगे। 11वें भाव में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति किस तरह के परिणाम देते हैं? 11वां भाव आय का भाव है, त्रिषड आय में आय का भाव है ये। तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति इंसान को जनरली वेल्थ एक्यूमुलेट करवाते हैं। जब भी दशा अंतरदशा आ जाएगी, हो सकता है आप हमेशा जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रगल किया हो, लेकिन जैसे ही ऐसे बृहस्पति की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, ये आपको वेल्थ देना स्टार्ट कर देंगे। 11th हाउस है, आय का भाव है, यहाँ से 3rd हाउस पर दृष्टि है, 5th हाउस पर दृष्टि है और 7th हाउस पर दृष्टि है। तो आप अपने आप को हमेशा अपस्किल रखते हैं, नॉलेज और ज्ञान के पीछे आप हमेशा अपने आप को कार्यशील रखते हैं, उसके पीछे नॉलेज के पीछे आप हमेशा भागते रहेंगे। कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत धैर्य से बोलने वाले ऐसे लोग होते हैं। और 7th हाउस पर दृष्टि है, रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप को भी बाइंड करके रखते हैं ऐसे जुपिटर। लेकिन आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? 3rd हाउस पे जब जुपिटर की दृष्टि आ जाए, ये 3rd हाउस में जुपिटर आ जाए, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, रिटन में भी आप किस तरीके की भाषा शैली को, एरोगेंट टोन है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन है, तो ऐसा सौम्य प्लैनेट है जुपिटर, ये बर्दाश्त नहीं करते, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ पर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है ऐसे लोगों का। तो करना क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा सौम्य रहिए अपने कम्युनिकेशन में। 11th हाउस में है, बिजनेस का भी भाव है, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए, भले आप जॉब में साइड से बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली जब गुरु की दशा अंतरदशा आ जाए, आपको नेचुरल बिजनेसमैन बनाते हैं ऐसे गुरु। 7th हाउस पर दृष्टि है, आपको प्रमोशन तो हमेशा टाइम से मिलता ही है। जब 7th हाउस पर दृष्टि जुपिटर की आ जाए, वो भी स्पेशली 9th दृष्टि आ जाए, तो आपको हमेशा नैसर्गिक रूप से प्रमोशन दिलाती है, भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलता है आपको। 3rd हाउस पर जब जुपिटर की दृष्टि है, तो ये आपको नेचुरल सपोर्ट देती है आपके भाई बहनों से, और आप भी उनको रिवर्स में सपोर्ट करेंगे। आपके जो सिबलिंग्स हैं उसमें आपको एक बड़े के रूप में जाना जाएगा, आपकी बात को आपके सिबलिंग्स नहीं डालते, भले ही आपसे बड़े आपके भाई बहन हो, बट आपका एक ओहदा होता है आपके घर में जिसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, उसको लोग ऑनर करते हैं, उसको लोग मानते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको रिस्पेक्ट से देखा जाता है आपके घर में, स्पेशली आपके भाई बहनों में। ऐसे लोग जितना ज़्यादा नेटवर्क बनाएंगे अपना, 3rd हाउस पर दृष्टि, जितना ज़्यादा नेटवर्क बनाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को टाइम देंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को। लार्ज स्केल प्रोडक्ट, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों से में फंसे रहेंगे तो कभी भी आप लाइफ का बिगर पिक्चर नहीं देखेंगे। तो लार्ज स्केल प्रोडक्ट, बड़े गोल बनाइए, बड़ी चीज़ों को अचीव करिए, एम्बिशियस बने अपनी लाइफ में। ये जुपिटर के अंदर पोटेंशियल है 11th हाउस में बैठकर। और क्योंकि आपको इमेजिन करना है बड़ी चीज़ों को, आपको उन बड़े गोल्स की तरफ जाना है, आप फीड करिए बर्ड्स को, चिड़ियों को दाना डालिए। 7 अनाजा होता है, 7 तरह के अनाजों को मिक्स करिए, किसी भी आटा चक्की में जाकर आपको 7 अनाज मिल जाएंगे। थोड़ा सा दरदरा अनाज लीजिए, जो थोड़ा सा पीस देते हैं उसको, पूरा पाउडर नहीं बनता, वो दरदरा अनाज आप चिड़ियों को डालिए। फिर आप देखिए आपके एम्बिशंस को कैसे विंग्स मिलते हैं, कैसे वो आपके मटेरियलाइज होना शुरू हो जाते हैं। इस सतनाजा को आप पीस कर इस सतनाजा को 7 तरह के अनाजों को आप मिलाकर रख लीजिए एक जार में, किसी भी कंटेनर में, और एक मुट्ठी रोज आप कहीं पर भी चिड़ियों को, कबूतरों को या किसी भी पक्षी को फीड करिए, तो आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने में सक्षम हो जाते हैं जुपिटर। यहाँ पर बैठे जुपिटर का आप स्टोन भी पहन सकते हैं, पुखराज भी पहन सकते हैं, बट बहुत सोच समझ कर, किस तरह की दृष्टि है, किस भाव के स्वामी है जुपिटर, ये देखना चाहिए, वरना आपके बिजनेस में ये हानि कर सकते हैं। और ऐसे जुपिटर का एक सॉलिड उपाय ये भी है कि आप चैरिटेबल कॉजेज में हमेशा धन दीजिए। जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दीजिए, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दान करिए जो उनके काम आए। कंबल दे दिया सर्दियों में, गर्मियां हैं तो आपने कुछ खाने का दे दिया, या स्पेशली बुक्स जब आप स्पॉन्सर करते हैं ऐसे लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसिफाई होते हैं ऐसे जुपिटर। 12th हाउस में जब जुपिटर होते हैं तो आपको फॉरेन से बेनिफिट मिलता है, विदेशों से बेनिफिट मिलता है, आप विदेशों से जुड़े व्यापार से धन कमाते हैं। हो सकता है आप किसी एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो, इम्पोर्ट के बिजनेस में हो, या फिर आप विदेश में जाकर धन कमाएं, या विदेशी किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको सक्सेस तो मिल जाती है विदेश से, लेकिन यहाँ पर बैठकर जुपिटर आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, आपको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन झेलना पड़ सकता है, स्पेशली गुरु की दशा अंतरदशा में। तो यहाँ पर जुपिटर वैसे तो सही है, आपके खर्चे कम कराएंगे, आपको एक थोड़ा कंजूस व्यक्ति बना सकते हैं,
जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। 12th हाउस है, 12th हाउस खर्चों का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है, तो आपका खर्चा कम होगा, आप खर्च हो सकता है कम करें। लेकिन यहाँ बैठे जुपिटर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जो कि आपको बार बार हॉस्पिटलाइज करें, बार बार आपको कन्फाइन करें किसी जगह, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एड़ी से, पंजों से या घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आ सकती है आपकी लाइफ में कि आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें। करियर की तो जैसे हम बात करें तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े करियर भी अच्छे चलते हैं, फॉरेन लैंड्स में जुड़े करियर अच्छे चलते हैं। विदेशी धन वाली हमने बात करी कि वहाँ से विदेश से हमें धन मिलना है, अप्रत्याशित जो होता है, अनएक्सपेक्टेड, हमें ऐसे प्रोफेशन एक दिन अपना ले कि हमें बाहर से, कंट्री के बाहर से पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो वैसे प्रोफेशंस काम करते हैं। तो लेकिन ऐसा जुपिटर आपको आलसी भी बनाता है। लगन से एक घर पीछे है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा आलसी बना सकता है। और इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर है। तो ऐसा इंसान हो सकता है घर खरीदने के लिए लोन ले, बड़ा घर ले और उससे जुड़ा हुआ कोई लोन ले ले। 6th हाउस पर दृष्टि है, कॉम्पिटिटिव एज भी मिलेगा, आपके जो शत्रु हैं वो भी कम होंगे। और 8th हाउस पर ऐसे जुपिटर की दृष्टि है तो आप अपनी लाइफ में बहुत सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ के जो रहस्य हैं वो लोगों के साथ शेयर ना करें। बट ऐसे लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, 12th हाउस मोक्ष का भी भाव है, तो जब आप अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बट यंग एज में आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो यंग लोग क्या उपाय करें? हमारे पास हो सकता है समय ना हो, हमारा प्रोफेशन ऐसा हो, एजुकेशन हो, हम पढ़ रहे हैं, जो जिन लोगों के बीच हमें वहाँ पर ऐसी चीज़ें पॉसिबल ना हो, तो सोशल कॉजेज से जुड़ जाइए। ऐसी जगह दान दीजिए जहाँ पर सोशल कॉज हो, और आपका श्रमिक दान होना चाहिए। आपको आलस को भी भगाना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, तब आपकी पर्सनालिटी उभरेगी। ऐसे जुपिटर की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ जाइए। अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? या तो होता है कर्म जिसमें हम दान करते हैं, रिलीजियस दान करते हैं, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं अपने तरीके के स्पिरिचुअलिटी को समझना, यानी कि अपने तरीके से करना। हो सकता है मंत्र ना पढ़ते हो, लेकिन हो सकता है आपको किसी को दान देकर, किसी की हेल्प करके, किसी को चैरिटी करके आपको जो एक फीलिंग मिले, वो भी अपने आप में एक स्पिरिचुअल फीलिंग है। और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच हो जाइए। डिटैचमेंट का भाव है 12th हाउस। जितना आप डिटैच रहेंगे मटेरियलिज्म से, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। सो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी 12 भावों में जब जुपिटर होते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।